लेकिन प्रेम जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो इन दोनों में इतना जमीन आसमान का फर्क है गए अब नियम और चलन सब बदल है गए, कामनी के नयन भी बदल है गए। सोशल मीडिया में पूरी तरह व्यस्त आज का युवा साहित्य से दूर होता जा रहा है। साहित्य में उसकी रुचि कम होती जा रही है। बहुत कम ही युवा ऐसे हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं। दरअसल साहित्य पढ़ने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत समय भी है तो उनकी साहित्य में रुचि नहीं बन पाती है। युवा सोशल मीडिया पर इतना व्यस्त है कि उसे साहित्य पढ़ने का तो क्या, उससे पलटने तक का समय नहीं है। समाज के लिए चिंता का विषय है। साहित्य से युवा क्यों दूर होता जा रहा है, इस संबंध में हमने साहित्यकार अभिनंद गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि साहित्य वह सशक्त माध्यम है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यह समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात करता है, लोगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। और जहां एक और यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है तो वहीं असत्य का दुखद अंत कर सीख व शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में सहायक होता है। यही कारण है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। इससे समाज को दिशा बोध होता है और साथ ही उसका नव निर्माण भी होता है। साहित्य कवि और इससे जुड़े लेखकों के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए जिससे साहित्य को बचाया जा सके, क्योंकि हमारी संस्कृति और साहित्य दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर साहित्य को खतरा होगा तो इस देश की संस्कृति भी नहीं बचेगी। अभिनंदन गुप्ता जी ने कई पुस्तकों की रचनाएं की हैं। आज बाजार में उनकी कई पुस्तकें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध साहित्यकार कवि से हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने की खास बातचीत। वार्ता 108 और मैं हूं नरेश तोमर हरिद्वार से। आज आपको हरिद्वार की ऐसी शख्सियत के पास लेके जा रहे हैं जो है संगीतज्ञ भी हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं। ये हैं अभिनंदन गुप्ता। समाज सेवी के साथ साथ व्यापारिक पृष्ठभूमि भी इनकी जलापुर हरिद्वार में है। आज उनसे पहुंचे हैं यहाँ पर। गुप्ता जी, जिस तरह से लगातार आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आज के समाज में लोग साहित्य से काफ़ी दूर हैं। स्कूलों में उतना साहित्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूल में मैथ, साइंस, मत सब कुछ टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन साहित्य हमारा देश का एक पौराणिक है। लेकिन फिर भी आप साहित्य में कितना समय निकाल पाते हैं, क्योंकि आपने जीवन में इतना कार्य किया, तो साहित्य के लिए कुछ बताइए। ऐसा है कि साहित्य हमारे नहीं, किसी भी सभ्यता की एक जीवन प्राण होता है, क्योंकि साहित्य के बिना कोई भी सभ्यता, कोई भी देश, कोई भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ तक हमारे सनातन की बात है तो हमारी परंपराएं तो साहित्य से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पठन पाठन का नियम गुरुकुल पद्धति से पहले से होता आया है। पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ तो उस समय गुरु शिष्य को अपने याद कराते थे बोल के। वो पद्धति फिर धीरे धीरे जब कागज का आविष्कार हुआ तो पठन पाठन में आई। लेकिन आज की परिस्थिति जो है वो बड़ी सोचनीय है, क्योंकि साहित्य को लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम जो लेखक हैं, हम राइटर्स हैं, कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हम सरलता से, सरल शब्दों में अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने लाएं, जिससे कि वो अपनी संस्कृति पर दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कायम रह सके। गुप्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी भी काफ़ी साहित्यकार थे, कवि थे, और उन्हीं की प्रेरणा से आप जो है लगातार समय जो भी मिलता है उसमें आप साहित्य करते हैं, कवि भी हैं। गंगा के ऊपर भी आपने कई कविताएं लिखी हैं, कई कई पुस्तकें जो है आपके द्वारा लिखी गई हैं, जिनका विमोचन हो चुका है, बाजार में आ चुकी है, लोग पढ़ रहे हैं, सराहना काफ़ी कर रहे हैं। और हम भी आपके पास आज इसी मकसद से पहुँचे कि समाज को बता सके कि हमारे बीच में एक ऐसे कवि भी रहते हैं। तो कोई ऐसी कविता जो आपके दिल को छू गई हो, बताइए। हाँ, मैं एक अपनी कविता आपको सुनाता हूँ और उससे पूर्व मैं अपने पिताजी के विषय में थोड़ा सा आपको बता दूँ। हमारे पिताजी हमारे दादाजी की इकलौती संतान थे। बड़े लाड़ दुलार में पले पढ़े, लेकिन उनका मन जो है अपने पारिवारिक उसमें या अपने व्यवसाय में नहीं लगता था। उन्होंने हमेशा से राष्ट्र सेवा को ही अपना परम धर्म समझा और लगातार वो आरएसएस से 1942 से जुड़े रहे, हरिद्वार के संस्थापक सदस्यों में रहे। उसके बाद उन्होंने फिर जेल यात्राएं भी बहुत की, इमरजेंसी में भी 18 महीने जेल में रहे। तो
वहीं पर उनका फिर उन्होंने साहित्य की तरफ अपना ध्यान लगाया जेल के अंदर, और बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ उन्होंने भी की थी। और लेकिन उनका साहित्य बिखरा रहा, ये बड़ा हम उसके लिए बड़ा हमें संताप सा है कि उनके साहित्य को हम सँजो के नहीं रख सके। तो उसी से थोड़ा बहुत मुझे प्राप्त हुआ है, जो परंपरागत अपना तरीके से। और आज मैं अपनी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि अमेज़न पे भी मिल सकती हैं आपको, और फ्लिपकार्ट पे भी है, और किंडल पे भी मिल जाती हैं। क्योंकि आजकल ये डिजिटल युग है, तो डिजिटल बुक, ई-बुक जो है काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और आपको वैसे भी मिल जाएगी किताब। तो इसमें सबसे प्रमुख किताब जो अभी मेरी आई है, वो वासना या प्यार, जिसको कि लोगों को एक काफ़ी उसके प्रति लोग उसके आकर्षित हैं उस किताब के प्रति, क्योंकि उसमें जो है एक सामाजिक समस्या को उठाया गया है, और इस समय वो बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि वो अंतर नहीं समझ पा रहे कि वासना क्या चीज़ है और प्यार क्या चीज़ है। इस अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं आजकल का यूथ। वो वासना को ही प्रेम समझ लेते हैं, जबकि प्रेम जो है अलग चीज़ है बिल्कुल, और वासना अलग चीज़ है। वासना आदमी को एक अंधे कुएं में ले जाती है, लेकिन प्रेम जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो इन दोनों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस किताब में मैंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि जिससे कि यूथ जो है आज का, उसको पढ़ के और ये पहचान कर सके कि असली प्यार क्या है और वासना क्या है। क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है, ख़ास तौर से हमारे समाज की लड़कियां, वो बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो झूठे प्यार के उसमें फंस जाती हैं, फ़रेब में फंस जाती है, और उसको ही सच्चा प्यार समझने लगती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर बैठती हैं। आज के घटनाक्रम में आप देख लीजिए, देश में चारों तरफ इसी तरह की घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन इस प्रकार की घटनाएं अमानवीय जो लड़कियों के प्रति जो एक विशेष वर्ग का कह लीजिए, या विशेष मानसिकता वाले जो बच्चे हैं, उनका जो एक उनके प्रति नज़रिया है, वो बहुत ही घृणापूर्ण लगता है। और अपनी काम वासना को वो शांत करने के पश्चात उसको एक वस्तु के समान समझकर उसको फेंक देते हैं, या गुप्ता जी, हम चाहेंगे थोड़ी सी एक कविता भी आप सुना दें। एक कविता मैं अपनी भावों की भागीरथी नामक पुस्तक, जो मेरी कविताओं की और गीतों की जो हुई है, उसके मैं आपको सुना देता हूँ। अब नियम और चलन सब बदल हैं गए, अब नियम और चलन सब बदल हैं गए, कामनी के नयन भी बदल हैं गए। वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि इस समय स्त्रियों के भी उसमें बहुत अंतर आ गया है। कामनी के नयन भी बदल हैं गए, रात और दिन तो है सब वही के वही, रात और दिन तो है सब वही के वही, आदमी के कर्म कुछ बदल हैं गए, अब नियम और चलन भी बदल हैं गए, रोशनी भी वही और अंधेरे वही, रोशनी भी वही और अंधेरे वही, रात दिन के सलीके बदल हैं गए। तो इस प्रकार से रचनाएं हैं मेरी। इसमें मेरे गीत भी हैं और कविताएं भी हैं, और एक मैंने रचना अपनी अनुप्रास अलंकार का एक मैंने अनुसंधान किया उसमें। तो उसमें मैंने लिखा है कि मन मंदिर मन मौन मीन मन मधुर मंद मुस्कावे। अब इसमें आप देखिएगा कि अनुप्रास का किस प्रकार से प्रयोग किया है। हमने एक अक्षर लिया म, तो म से ही इसमें सब आपको मिलेगा। मन मंदिर मन मौन मीन मन मधुर मंद मुस्कावे। अगली लाइन त से शुरू होती है,
तो तन तारों ते तड़ित तरंगे तान तूम तुतलावे। तो इस प्रकार की ये 12 शब्दों से मैंने रचना की है और इस प्रकार की रचनाएँ भी मैं करने का प्रयास करता हूँ, दोहे भी लिखे हैं। मैंने शायरी की भी किताब लिखी है और ये सरस्ती शायरी से फूल और कांटे, और इसका आपको अच्छा लगेगा सुन के कि इसका सेकंड पार्ट अभी प्रकाशित होने वाला है। इसमें 151 शायरी हैं और इसमें मोटिवेशनल शायरी है। श्रृंगारिक शायरी तो बहुत लोगों ने लिखी है, मोटिवेशनल शायरी है, इसमें श्रृंगारिक भी है, सब तरह की शायरी है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। ये 1 साल से लगभग अमेज़न पे सेल है और अच्छे सेलर बुक में इसका नाम है। अभिनंदन जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल कवि, साहित्यकार, संगीतज्ञ, इनकी जो कमी बहुत देखी जा रही है। लोगों में इस ओर रुझान बिल्कुल नहीं है। आपके परिवार में आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप क्या कहेंगे, या हरिद्वार की जनता से, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे कि वो अपने अंदर के जो उनका एक अनुभव है, जो उनके अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है, उसको निकाल के बाहर लाएं? मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य जो है एक समृद्धि, मानसिक समृद्धि का, अभिवृद्धि का, एक मानसिक भूख का को शांत करने का साहित्य जो है वो एक भोजन के रूप में काम करता है। अगर आने वाली पीढ़ी हमारी इस ओर ध्यान नहीं देगी, जो कि हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें कि हमारी जो साहित्य से संबंधित वेद पुराण, उनको सरलता से उनकी ही बातें आगे बढ़ा के उन पे साहित्य पे काम किया जाए और वो सब बातें अगर लाई जाए तो जीवन आदमी का बहुत ही एक सुखमय और क्या कहिए, जैसे बगिया में फूल खिलते हैं ना तरह तरह के, उस तरह से जीवन का आनंद लेते हुए व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है और पूरे विश्व में ये संदेश जा सकता है जो कि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। ये आज से तो नहीं है, ये सनातन से है। तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेते हुए और पूरे विश्व को अपना एक भाईचारे का संदेश देते हुए हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है। मैं चाहता हूँ कि इसको, संस्कृति को, और भी इस समय हालांकि खुद ब खुद हमारी संस्कृति का खुद ब खुद प्रसार और प्रचार बहुत हो रहा है। आप देखिएगा विश्व में किसी भी देश में जाओ तो हिंदू संस्कृति का वहाँ पे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ कोई मंदिर, मठ, कोई संत लोग, कोई इस तरह की सोसाइटियाँ जो हिंदू सनातन पद्धति को अपनाते हैं लगातार, वो मिल जाएंगे आपको। तो मेरा संदेश भी यही है कि आने वाली पीढ़ी जो है इस और अधिक ध्यान दे और जो जिम्मेदार लोग हैं जो अभी इस नौजवानी के उसमें कदम रख चुके हैं, उनसे भी मैं बार बार यही आग्रह करूँगा कि अपनी जो समृद्ध पुस्तकें हैं, अच्छा साहित्य है जो, उसको ज़रूर पढ़ें। उससे मानसिक चक्षु आदमी के खुलते हैं और मानसिक चक्षु जैसे खुलेंगे तो वो समृद्धि की तरफ जाएंगे, सौहार्द की तरफ जाएंगे, मेल मिलाप की तरफ जाएंगे। तो इस बात को लेकर हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। हमारी संस्थाओं को, सरकार को और सभी का दायित्व बनता है कि इस ओर काम किया जाए जिससे कि शिक्षा पद्धति में भी सुधार हो। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाए हैं जो कि सराहनीय है। उससे हमें आशा है कि उससे इसको काफ़ी बल मिलेगा और साहित्य की समृद्धि का और भी विस्तार, प्रसार, प्रचार हो। इसी के साथ में यही संदेश देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी के लिए। देखा आपने, ये थे अभिनंदन गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कवियों और साहित्यकारों की कमी के कारण सिर्फ यही है कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे कि इस कमी के अंदर जो भी खामियां हैं उसको बचाया जा सके। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये सभी समस्याएं जब भी पूर्ण होंगी जब हमारी भारतीय संस्कृति बचेगी। निश्चित रूप से अगर देखा जाए अभिनंदन गुप्ता जी की रचनाओं में समाज के प्रति, सुधारने के प्रति काफ़ी कुछ किया गया है। लगातार हम हर शिक्षक से आपको मिलाते जा रहे हैं। मेरे सहयोगी हर्ष तिवारी के साथ मैं नरेश तोमर, बेवक वार्ता, हरिद्वार।
फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।